हाय एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक पचौरी। और आज हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, दैट इज किसी भी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना पास कर रही हैं, इस चीज को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ अब हमने यहां पर दो फिगर लिए हुए हैं, ओके। और इन दो फिगर में डिफरेंस ये है कि दूसरे फिगर में हमने इस सरफेस को थोड़ा टिल्ट कर दिया है पहले वाले की अपेक्षा, ओके। बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमको एरिया के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट में हम एरिया को एज अ स्केलर ट्रीट करते हैं, बट जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो एरिया को हम एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। जब एरिया वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसके पास मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन भी होगी, ओके। मैग्नीट्यूड की वैल्यू जस्ट उस सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगी, और जब हम एरिया की डायरेक्शन की बात करेंगे सो उस एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी। दैट इज, अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास कोई एक प्लेन सरफेस है, ओके। अगर हमारे पास ऐसे शेप्स के कोई प्लेन सरफेस है, ये हमारा सर्कुलर सरफेस है, अगर मैं इसमें एरिया की आपसे डायरेक्शन पूछूं, ओके, आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन ही इनके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इस सरफेस में हम आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे भी खींच सकते हैं और ऐसे भी खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ओपन सरफेस है, ओके। ये भी एक ओपन सरफेस है, एरिया की डायरेक्शन इस साइड भी ले सकते हैं और यहां भी ले सकते हैं, बिकॉज हमको आउटवर्ड नॉर्मल ही लेना है, ओके। बट जब कभी हम किसी क्लोज्ड सरफेस की बात करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस के केस में हम एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन लेंगे वो आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में ही हमको लेना पड़ेगा। अगर मैं पर्टिकुलर इस छोटे से एलिमेंटल पार्ट का एरिया आपसे बताऊं तो हमको ये डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन, ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए एरिया को हमको एज अ वेक्टर ट्रीट करना है, और उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में, ओके। अब आप देखिए कि जो पहला हमारा फिगर है उसमें एरिया की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड नॉर्मल हमने ले लिया, ओके। और जो दूसरा फिगर है उसमें भी हमने आउटवर्ड नॉर्मल ले लिया। नॉर्मल का बेसिक मीनिंग होता है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है और ये भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर है और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन से। पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन में है, और दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन में नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या इस दोनों केस में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं क्या वो सेम होंगी? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम पहले थोड़ा और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, ओके। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं
किसी भी सरफेस से जो पास कर रही हैं वो मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। ओके, तो पहला फैक्टर क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। दूसरा फैक्टर सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया हम कैसा ले रहे हैं और सरफेस एरिया की वैल्यू क्या है। डेट इज, अगर मैं आपसे इसी केस में बात करूं, अगर मैं इसी शेप को थोड़ा सा बढ़ा दूं, डेट इज थोड़ा सा जैसे ही मैं इसको अगर बढ़ा दूंगा तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इससे पास करने लगेगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है कि हमने उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कैसा रखा हुआ है। अब एक बहुत ही बढ़िया बात को डिस्कस करते हैं। देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो एट थीटा एरिया की डायरेक्शन में ई का कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, और इस एरिया के पैरेलल ई का कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा। सो बच्चों, ई साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो तो इस एरिया के पैरेलल है। सो क्या ई साइन थीटा इस एरिया से पास कर रहा है? ये इससे नहीं पास कर रहा है। ओके, केवल ई कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ही इस एरिया की डायरेक्शन में है। सो ई कॉस थीटा ही इस हमारे जो लूप हम लिए हैं इससे पास कर रहा है। ओके, सो इस केस में और इस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, दैट इज जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से पास कर रहा है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है ई और ए का। ओके, और इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। सो फाई ई हो गया ई डॉट ए, जैसा कि मैंने यहां पे डिफाइन किया है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। ठीक है, सो फाई ई हमारा हो गया ई डॉट ए, और किसी भी दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, और कोई भी हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका जो डॉट प्रोडक्ट या जो स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं ए बी कॉस थीटा। सो वैसे ही यहाँ पे ई डॉट ए को हम लिख देंगे ई ए कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सो फाई को हमने डिफाइन किया ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा। अब देखो, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना बन रहा है? 0। सो कॉस 0 इक्वल टू 1। ओके, सो इस केस में आ गया हमारा फ्लक्स ई ए। और इस केस में देखें, अगर फाई इक्वल टू ई डॉट ए, सो जो थीटा होता है वो ई और ए के बीच का एंगल होता है। अब इसमें ई और ए के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो इसको हम डिफाइन कर देंगे ई ए कॉस थीटा। नहीं तो इसको इस कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, अगर एरिया के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कितनी है? ई ए। और इसमें क्या है कि ई कॉस थीटा ए के पैरेलल है, तो इसमें फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ई कॉस थीटा इंटू ए। जैसे इसमें ये हुआ, क्योंकि इसमें तो ई है ना ए के पैरेलल, इसमें क्या हुआ? ई कॉस थीटा है ए के पैरेलल। ओके, सो फाई की वैल्यू क्या होगी? ई कॉस थीटा इंटू ए। सो इस केस में हमारा फ्लक्स क्या होगा? ये हो जाएगा। ओके, सो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज मैंने अभी बताया कि दो जो वेक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है। ओके, उनका स्केलर प्रोडक्ट स्केलर होता है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आपको कि बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। जैसा कि मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताया कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो किसी भी सरफेस से पास कर रही हैं। सो वो मिस्टेक क्या करते हैं कि जो फ्लक्स है इसको नंबर समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या डिफाइन किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, बट ये गलत चीज है। क्यों? क्योंकि किसी भी सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो पास कर रही हैं वो इन्फिनिटी होती हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ओके, सो जब हम उनको काउंट नहीं कर सकते और किसी भी सरफेस से पास करने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो इनफाइनाइट हैं। ओके, सो जब भी हम कभी नंबर ऑफ लाइंस से डील करेंगे सो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंसेस का यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल रेफर करेंगे इस वर्ड को और इस वर्ड को हम बोलेंगे फ्लक्स। जब भी हमको डील करना होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन से तो हम वहां पे डील करेंगे फ्लक्स से। और जनरली क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है वो नंबर ऑफ लाइंस के इक्वल नहीं होता, वो नंबर ऑफ लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमको बताता क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं जो किसी एरिया के थ्रू पास कर रहे हैं उसकी डेंसिटी को बताता है। ओके, सो हमको हमेशा ये अपने ध्यान में रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नंबर है, ये नंबर नहीं है। हमने सिंपली इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नंबर इसलिए बोल दिया कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, क्योंकि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को गिन नहीं सकते ना, ये तो काउंटलेस होंगी, हम काउंट नहीं कर सकते। सो इसकी जगह हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्लक्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि काफी जगह मैंने देखा हुआ है कि हम लोग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालते हैं चार्ज के कारण। जैसे कि क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि अगर यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है तो ये कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जो फ्लक्स होता है वो Φ=Q/ε0। ओके, बट ये तरीका जो है वो गलत है, क्योंकि हम चार्ज से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हम समझते हैं वो कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते। देखो, अब देखो इसमें Q की वैल्यू 1 कूलम है, अगर मैं इसमें फाई को कैलकुलेट करूं तो मैं यहाँ पे रखूंगा 1 कूलम और ε0 की जगह में रखूंगा 8.86 इंटू 10⁻⁻12। ये क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जनरली हमारा कि 10 की पावर जो 12 है ना, 10⁻12, ये आ जाएगा हमारा ऊपर। ओके, और ये हो जाएगा 8.86। तो इस केस में तो ये सही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ये एक नंबर आ जाएगा। ओके, क्योंकि 10 की पावर जो 12 है बहुत बड़ा नंबर है, तो उस केस में तो ये नंबर आ जाएगा, उस केस में ये सही है। बट क्या होगा जब मैं, जो कूलम होता है वो चार्ज की एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। सो क्या होगा जब मैं इस 1 कूलम के चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से रिप्लेस कर दूंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि भाई ये कितना नंबर ऑफ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और आप इसी कॉन्सेप्ट को अगर यूज करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स में, Q, ये होता है 1.6 10⁻⁻90। यहाँ पे हम इसके साइन की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो माइनस हम जस्ट यहाँ पे निग्लेक्ट करेंगे। सो Φ कितना है यहाँ पे, यहाँ पे होगा 8.86 10⁻⁻12। और देखो यहाँ पे अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और दिस इज 8.86। अब देखो, अब अगर हम इसको नंबर ऑफ लाइंस डिफाइन करते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस तो इस केस में भाई 10⁻⁻7 आ रहा है। तो क्या ये कभी पॉसिबल है कि नंबर ऑफ लाइंस 10⁻⁻7 आएगा? है क्या कभी पॉइंट्स में नंबर ऑफ लाइंस आएंगी? नहीं आएंगी। सो अगर कहीं भी अगर आपको दिखे कि भाई, अगर पूछा गया हो कि आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड देके कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी, तो उस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है। बट काफी बुक्स में मैं देखता हूं कि उसको ये इससे निकाल देते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने बता दिया। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और
अब थोड़ा सा फ्लक्स को हम फील करते हैं। ओके, तो जो फ्लक्स जो वर्ड है उसको हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले यूज किया। ठीक है, तो जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो आपको वहां से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो उसमें आप देखोगे कि किसी भी सरफेस से कोई भी अगर लिक्विड वगैरह फ्लो करता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो होता है उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होता है, उसका मीनिंग होता है कि फ्लो करना। तो लिक्विड फ्लो करता है, तो अगर कोई भी लिक्विड हमारा है, जैसे कोई भी लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है किसी भी सरफेस के थ्रू, तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है ना पर यूनिट टाइम जो इससे पास कर रहा है इस एरिया से, इस चीज को हम बोलते हैं फ्लक्स। ठीक, तो उस फ्लूइड मैकेनिक्स से फ्लक्स का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और ओरिएंटेशन का यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया। ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।